वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम हमारा पार्ट 2 करने वाले हैं चैप्टर 2 10th क्लास का। कौन सी क्लास का? 10th क्लास। तो 10th क्लास का हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। चैप्टर 1 हमने कर लिया था, चैप्टर 2 में भी हमने पार्ट 1 कर लिया था। कहां तक किया था? पार्ट 1 यहां तक किया था हमने। देखिए आप सब, यहां तक हमने जो है ये पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया था। बिल्कुल। अब हम आगे आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालयन यव संकट में। जो हिमालयन यव है, यू है, वो संकट में है। ये एक प्रजाति है। देखिए कौन है हिमालयन यव, क्या होते हैं? तो चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। क्या है? चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष। एक औषधीय पौधा है जो हिमालयन प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। जो हिमालय प्रदेश में मिलता है और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। क्या? टक्सोल नामक रसायन जो है वो निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो हिमालयन वन का उपयोग जो है कैंसर के जो मरीज होते हैं उनके लिए भी किया जाता है। कैंसर के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है इस तरीके के वृक्ष को। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। कैंसर जो है बहुत बड़ी बीमारी है, उससे बचने के लिए ये वृक्ष जो है सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। चलिए, इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हुआ है। मगर इसके अत्यधिक हम यूज कर रहे हैं तो इसको खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए। क्या हो गए? सूख गए। तो इन्हें खतरा है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण, विषाक्तीकरण और दावानल जो है ये सारे के सारे शामिल है। जैव विविधता कम करने के लिए हम ये सारी चीजें जो कर सकते हैं, करते हैं, और हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सारे की वजह से जैव विविधता जो है कम होती जा रही है। अब पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग है। उनका क्या है? असमान बंटवारा और उपभोग है। और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। बिल्कुल, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही क्या होगा? पर्यावरण का विनाश होगा, उतनी हमारी जो है मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो हम पर्यावरण से जो है सारी चीजें जो है लेंगे। तो इस तरीके से ये होता है। ये आपको समझने में आ रहा है? यहां तक तो हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि विकासशील देश जो है ज्यादा उपभोग करते हैं संसाधनों का। क्या करते हैं? वो ज्यादा उपभोग करते हैं। अब ज्यादा उपभोग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही। और सोमाली वाले नागरिक तो वैसे ही विकसित नहीं है, तो वो ज्यादा उपभोग करते भी नहीं है। तो ये उपभोग की बात है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब 5% लोग धनी है भारत में, अब वो ही हमारे जो पर्यावरण है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं हो रही है। प्रश्न ये है कि कौन, क्या और कहां से और कितना उपभोग कर रहा है, वो हमें नहीं पता। कि भाई कौन कितना उपयोग कर रहा है वो हमें यहां पे नहीं पता है ना। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। उसके बारे में यहां पे नीचे दिया हुआ है। उससे पहले हम ये एक जो क्या आप जानते हैं वो देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। क्या है? खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल फिनिश्ड। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। और जो वेटलैंड होते हैं, जो जलमग्न भूमि होती है, वो क्या हो चुकी है? सूख चुकी है 1/3। और 70% धरातलीय जल जो है, वाटर बॉडी जो है, वो प्रदूषित हो चुकी है। और 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्यजीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। तो इन सब चीजों के कारण जो है, हमारी जो प्रजातियां हैं वो लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, क्या आपने अपने आसपास ऐसी गतिविधियां देखी है जिससे जैव विविधता कम होती है? होती है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं और उपाय कम करने के बताओ। ये आपका होमवर्क हो गया, आप होमवर्क में इसको करके ला सकते हैं। चलिए अब हमारे आगे चलते हैं। हमारा क्या था, कौन कहां से कितना उपभोग करता है। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जो सांस्कृतिक विनाश की विविधता है, उससे जैव संसाधनों का विनाश जो है जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। कई जैव विनाश के कारण जो है, कई मूल जातियां होती है और जो वन है, वो समुदाय जो है निर्धन, गरीब होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए, क्योंकि वो वनों पर निर्भर थे अपने जीवन के लिए। अब वन ही कट गए तो वो कहां पे जाएंगे, तो और गरीब हो गए। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्ययन आदि के लिए वनों और वन्य जीवों पर ही निर्भर करते थे। अब काट दिए तो सब गए, खत्म हो गए, उनका जीवन व्यापन कैसे होगा? तो गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुई, क्योंकि महिलाएं ही तो सारी की सारी वृक्षों की लकड़ियां वगैरह चुन चुन के लाती थी। तो कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी। इसी वजह से तो महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, जैसे जैसे महिलाओं पर कार्य का जो भार है वो बढ़ता जा रहा है। और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे पता लग रहा है महिलाएं कितना वर्क करती है। हमारी महिलाएं कितना वर्क करती है, इससे आपको पता लगता होगा। आप सब सोच के देखिए, इतनी दूर दूर जाके लकड़ियां चुनना, पेड़ पौधों से अपने है ना बच्चों के लिए खाना लाना, कितना ज्यादा काम है। इससे पता लगता है महिलाएं कितनी ज्यादा काम करती है पुरुषों की तुलना में। फिर भी हम महिलाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, कितनी दुख की बात है। मगर मानव प्रवृत्ति बदलना जरूरी है। चलिए, मानव प्रवृत्ति तो बदलना जरूरी है, मगर अभी हमें यहाँ वन और वन्य जीव की बात कर रहे हैं। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। अब इतना काम करेंगे तो कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाएगी। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो काम का समय बढ़ने के कारण क्या होता है, घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। बहुत काम करेंगे तो घर के बच्चे और वो सब जो है कैसे जीवन व्यापन करेंगे, कई सारे परिणाम, दुष्परिणाम होंगे। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा, बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगर बाढ़ आ गई तो घर भर सब उड़ जाएगा, जितना भी सामान है वो बह जाएगा। दोबारा से सब चीजें लाने में बड़ी परेशानी होगी, रोकथाम करना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। तो गरीबी जो है सबसे ज्यादा होती है पर्यावरण निम्नीकरण की वजह से। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। तो भारतीय महाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। तो हमें इनके लिए सही नीति जो है अपनानी होगी। सही नीति से ही सारा काम बनेगा। सही नीति जब तक नहीं होगी, सारा काम नहीं बन पाएगा। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण अब हम देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। तो चलिए इसे हम आगे देखते हैं।
इस तरीके से ये भारत में वन और वन संरक्षण किस तरीके से होता है हम अब ये करेंगे। चलिए करते हैं। वन्य जीवन और वनों में तेज गति हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया। आप सब जानते हैं सबकी कमी हो रही है, तो इनका संरक्षण भी करना पड़ेगा। जिस चीज की कमी होगी उसका संरक्षण तो होगा ना। कमी होने के बाद हमें अगर उसका संरक्षण करना है तो उसके लिए कैसे उपाय करने पड़ेंगे। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? क्यों कर रहे हैं भाई हम संरक्षण क्यों करना है? तो वन तो है, बनते जाएंगे, वन्य जीवन भी आता जाएगा, क्यों कर रहे हैं हम? संरक्षण से परिस्थिति की विविधता बनी रहती है कि अगर इसका संरक्षण करेंगे तो हमें डाइवर्सिटी जो विविधता है वो बनी रहेगी, और विविधता होगी तो पर्यावरण जो है वो संतुलन में रहेगा। हमारा जीवन साध्य संसाधन जैसे जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जिन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के लिए तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है, और जल में भी हम जो है ज्यादातर मछली पालन पर निर्भर है। ठीक है, हम इन सारी चीजों पर निर्भर हैं। अब आगे देखते हैं। 1990 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। वन्य जो संरक्षण करने वाले जो लोग थे उन्होंने मांग की कि भाई आप सबको एक राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम करना चाहिए, उसमें लोगों के इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीवन अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के लिए अनेक प्रावधान किए गए। कब 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के लिए कई सारे प्रावधान जो है वो भी कर दिए गए। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। जो हमारा पूरा भारत है ना, उसमें रक्षित जातियों की जो सूची थी वो प्रकाशित करी गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर और वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना पर अधिक बल दिया गया। तो ये जो चीजें थी इन पर जो है उन्होंने अधिक बल दिया कि भाई ये सारी चीजें करनी पड़ेगी आपको। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार मतलब सेंचुरी स्थापित की, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, आप पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं कि इस तरीके की चीजें होती हैं। ये हमारी 10th क्लास है। तो केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। तो जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की, उसमें उद्देश्य क्या था? गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों का रक्षण, सबका नहीं, सिर्फ कुछ विशेष प्राणियों का संरक्षण था। अब इन प्राणियों में कौन शामिल है? देखे, बाघ। आप सब जानते हैं बाघ पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। आज के टाइम में बाघ जो है बहुत ज्यादा है भारत में। एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर, अन्य प्राणी शामिल है। अब इनमें चित्र में दिखाता हूं मैं आपको कौन कौन से किस तरीके से। ये देखिए, एक सींग वाला हिरण और एक गेंडा आपको दिखा हुआ है। हिरण तो नहीं मगर एक गेंडा, ये हिरण यहाँ पे दिखे हुए हैं। ये सारी चीजें। इसके अतिरिक्त कुछ पहले भारतीय हाथी, कुछ क्या है? कुछ पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन मतलब बस्टर्ड और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। तो हमने कानून बनाए और कानून बना के इनमें रक्षण दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया भाई, कानून बना के रक्षण कर दिया। अब बाघ के बारे में हम सोचते थे जानकारी ग्रहण करेंगे, बाघ जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाघ परियोजना, तो भाई बाघ के लिए क्या परियोजना है, चलिए देखते हैं। वन्य जीव संरचना में बाघ मतलब टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति।
आप सब जानते हैं कि टाइगर जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई। तो बाघों की संख्या बहुत कम हो गई, तो बाघ के लिए परियोजना लाई गई। तो बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। ये सारे जो है इसके कारण हो गए। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार करने वालों में मुख्य निशाने पर। क्योंकि जहां पे ज्यादा इनकी आबादी होगी तो जो इनको शिकार करते हैं वो लोग की नजरों में होंगे ये। तो प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4,002 हो गई, फिर 1,000 बची थी 4,000 हो गई, 3,000 बढ़ गए। कितने? 3,000 बढ़ गए। अब आगे देखते हैं। और 1989 में तो ये 4,334 हुए। देखिए सिर्फ 3-4 सालों में 300-400 बढ़ गए। परंतु 1993 में इनकी संख्या घटकर वापस से बहुत कम हो गई, 3,600 तक पहुंच गई। भारत में 32,137.14 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए 39 बाघ रिजर्व हैं। तो टोटल कितने? 39 बाघ रिजर्व, 39 बाघ रिजर्व हमारे पास है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है। जो बाघ संरक्षण है वो मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जीव जाति को बचाना भी है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी और असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण। तो इतने सारे रिजर्व्स बनाए, सोच के देखिए कितने सारे रिजर्व्स का नाम लिया भी मैंने। एक तो उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी बनी और आसाम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व बना। इस तरीके से कई सारी बाघ संरक्षण की योजनाएं जो चलाई गई। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखते आगे। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है। हमने देख लिया भारत और नेपाल में सबसे ज्यादा बाघ जो है मिलते हैं, तो वहां पे संरक्षण की जरूरत भी है और इस तरीके से हमने संरक्षण करके कई तरीके की रिजर्व बना ली उनकी। अब आगे देखते हैं। ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। आजकल संरक्षण परियोजना जो जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, इस पर जैव विविधताओं पर, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। तो जो है कई तरीके की खोजें की जा रही है कि भाई हमें किस तरीके से संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। जो कीट है ना, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इसमें। वन्य जीव अभियान मतलब वन्य जीव अधिनियम आया 1980 में और 1986 में भी। उसके तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल कर दिया गया। हमने देखा कि कीटों पर भी महत्वपूर्णता जो है लोगों को पता लग रही है। लोगों को लग रहा है कि भाई कीटों को भी बचाना चाहिए। तो कीटों को किस तरीके से बचाना चाहिए उसके बारे में जो है सारी की सारी बातें चल रही है। तो जब ये सारी बातें चल रही थी कि कीटों को किस तरीके से बचाना चाहिए, तो उस टाइम पे उन्होंने ये सब लिस्टों में डाल दी और ये अधिनियम बना डाला। चलिए, ये अधिनियम तो बन गया। अब आगे क्या हो रहा है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार
इस सूची में रखी गई। 1991 में क्या हुआ कि पौधों की 6 जातियां जो है ना वो इस सूची में रख दी गई। पौधों की 6 जातियां हुई और वो सारी की सारी इस सूची में जो है हमने रख दी, ठीक है। और हमने उनको संरक्षण के लिए अधिनियम में डाल दिया, जो इनको कोई नहीं काटेगा। घड़ियाल, ये देखिए घड़ियाल से दिए हुए। वन और वन्य जीवन संसाधनों के प्रकार और वितरण। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और उनका वितरण किस तरीके से होता है। चलिए देखते हैं। यदि हम वन और वन्य जीवन संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। उनका जो ये सब है, नियंत्रण, विनियमन और अपेक्षाकृत जो है थोड़ा कठिन है, ठीक है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में या वन विभाग अथवा वन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में। तो सरकार के प्रबंधन में ये सारी चीजें होती है ताकि वन का जो संरक्षण है वो किया जा सके। अब इनको वन्य जीवन, वन को जो है कई सारे वर्गों में बांटा गया है। हमने देखा था जीव जंतुओं में कई सारे बांटे थे, जातियां बनाई थी। अब वनों को भी कई सारे भागों में विभाजित किया गया। चलिए देखते हैं वर्गीकरण इनका। पहला, आरक्षित वन। कौन से वन? पहला है हमारा आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। जो आरक्षित वन है ना, उनको सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। आधे से अधिक वन क्षेत्र, क्योंकि ऐसे ये हमारे आरक्षित वन हो गए सबसे ज्यादा, ये आधे से ज्यादा। चलिए आगे हमारे दूसरे देखते हैं। हमारे दूसरे आते हैं रक्षित वन। आरक्षित वन तो हो गए, अब क्या आएगा? रक्षित वन। तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। कितना? 1/3 हिस्सा जो है रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। रक्षित कितना है? 1/3। और अधिक नष्ट होने के लिए इनकी सुरक्षा जो है हमें करनी पड़ेगी, तो हमने रक्षित वन इनको नाम दे दिया कि रक्षा जरूरी है। चलिए आगे चलते ही हमारा रक्षित वन हो गया। अब हमारा तीसरा, अवर्गीकृत वन। आरक्षित हो गया, रक्षित हो गया, अब क्या आएगा? अब आएगा अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। तो अन्य जितने भी वन होते हैं जो व्यक्तियों के, समुदायों के या सरकारों के स्वामित्व में होते हैं, वो सब हमारे अवर्गीकृत वन कहलाते हैं, क्योंकि उनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। वो व्यक्तियों के, सरकारों के, समुदायों, किसी के भी जो है स्वामित्व में हो सकते हैं, वो उनका ओनर बन सकते हैं, ठीक है। उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो हमने 3 वर्गीकरण पढ़ लिए वनों का। चलिए देखते हैं हमने क्या पढ़ा था? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो हमने जो ये 3 पढ़ लिए, अब आगे चलते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र है जिनका रखरखाव इमारती, लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। तो लकड़ी हो गया, अन्य वन पदार्थ, उनके बचाव के लिए रक्षित और आरक्षित वनों का कराया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है ऐसा, और जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र की लगभग कितना? 75% जो है कहां पे? मध्य प्रदेश में ही है वन। 75% वन कहां पे? मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा वन कहां पे हुए? आप सबको यहां से क्या पता लग रहा है? सबसे ज्यादा वन कहां पे हुए? सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि अन्य में जो है कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। तो हमने रक्षित और आरक्षित वनों की बात कर ली। और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में, ये हमने देख लिया। और बाकी जो है समुदायों के प्रबंधन। तो ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, बट ये पार्ट जो है कंप्लीट हुआ है, सॉरी फॉर द डिले, ये जो है पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो हमारे पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम जो बाकी है वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।